Hello and welcome student to our channel SST Secrets. So student, finally we are going to complete this chapter development. This is the third part of this chapter. तो आज हम इस चैप्टर को अंत में पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में। हम लोग देखेंगे कि उसके कारण इंडिया और अदर कंट्रीज का कंपैरिजन जो है उसे, और लास्ट फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज पब्लिक फैसिलिटीज। हिंदी में बच्चों इसे हम लोग जो है पब्लिक फैसिलिटीज को जन सुविधाओं के नाम से जानते हैं। ये हमारे लिए क्यों जरूरी होती है, तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। कहानी क्या है? मनी in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well। आपके जीवन में जीने के लिए जो भी हर चीज की आवश्यकता होती है वो आप अपने पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। ये इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन 2018 में बच्चों आप लोगों को आ चुका है एक्सप्लेन करने के लिए, इलिबरेट करने के लिए। तो आइए इसके लिए हम एक कहानी देखते हैं कि आपके जेब में जो पैसा है आप उससे हर काम कर सकते हो, पर आपके जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीजें होती है उसे आप हर बार पैसों से नहीं खरीद सकते। ऐसा क्यों कहा गया है? तो एक छोटी सी कहानी देखते हैं बच्चों। एक राजा थे और उन राजा की अपने मंत्री के साथ में एक बार बहस चल रही थी। और बहस इस बात को लेकर थी कि हमारा राज्य देखो कितना खुशहाल है, कितनी धन दौलत हमारे राज्य में है, कितने सुखी लोग हमारे यहाँ पर है। तभी उनकी बातों को एक साधु भी उस राज दरबार में सुन रहे थे। उन्होंने खड़े होकर कहा, हे राजन, धन दौलत सुखी होने का आधार नहीं हो सकता। आपकी ये बात पूर्णतः गलत है कि जहां धन दौलत है वहां खुशहाली होगी या वहां के लोग सुखी होंगे। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधु ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने जानना चाहा कि क्या धन दौलत सुखी होने का आधार नहीं है। तब राजन ने कहा, बिल्कुल नहीं। तो बोले, क्या आप इस बात को सिद्ध कर सकते हो? तब साधु ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल इसे सिद्ध कर सकता हूँ। आप एक काम करिए, अपने सिपाहियों को आदेश दीजिए कि वो अपने राज्य के सबसे सुखी व्यक्ति की कमीज ले आए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जाओ, जाकर के अपने राज्य के सबसे सुखी व्यक्ति की कमीज ले आए। राजा का आदेश मान के सैनिक सबसे पहले उस राज्य के एक बड़े ही धनी व्यक्ति के पास गए, नगर सेठ के पास गए। जब जाकर के उन्होंने कहा कि आप इस राज्य के सबसे सुखी व्यक्ति हैं क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा धन दौलत है, आपकी कमीज हमें हमारे राजा के लिए चाहिए। अब वो धनी अपने व्यक्ति कहने लगा कि देखिए, इतना धन कमाने के बाद भी मेरे जीवन में सुख नाम की चीज नहीं है। जितनी भी सारी चीजें हैं ये चिंताओं को बढ़ाती है। मुझे अपने धन के चोरी होने का डर होता है, मुझे अपने प्राण को गंवाने का डर होता है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि इतनी धन दौलत कमाने के बाद भी मैं सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। तो राजा के सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो इस बात को आगे लेकर बढ़े कि अब सबसे ज्यादा सुखी कौन होगा। तो नगर सेठ थे, उनके बाद में राजा के सैनिक एक व्यापारी के पास गए। उनको लगा व्यापारी है, बहुत अधिक पैसे कमाता है, वो भी सबसे सुखी होगा। तो जब उन्होंने यही प्रश्न साधु का वहां पे राजा का दोहराया, तो व्यापारी कहने लगा कि देखिए, पैसे धन धान्य तो मैं भी कमाता हूं, किंतु मैं सुखी नहीं हूं। मुझे अपने व्यापार को बढ़ाने की चिंताएं घिरी रहती है, मुझे अपने व्यापार को दूसरों से हानि न पहुंचे इस बात की चिंता होती है। मैं घर से बाहर रहता हूं, अपने घर वालों की चिंता होती है। तो ये तो मैं भी नहीं कह सकता कि धन धान्य होने के साथ साथ मैं सुखी भी हूँ। राजा के सैनिक पुनः आश्चर्य में आगे बढ़े और आगे जाकर के एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहां एक खेती वाला किसान आया और भगवान का धन्यवाद देते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आज का जीवन भी खुशी खुशी बीत गया और इस संसार में मैं मुझसे ज्यादा संतुष्ट सुखी व्यक्ति कोई नहीं है। राजा के सैनिक बड़े आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखने लगे और पूछने लगे कि क्या आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति है? बोले, हाँ। किसान ने जवाब दिया कि मैं सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। क्यों? तो बोले, मेरे पास में सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ अनाज उग जाता है, इस खेत में मेहनत करके अपने बच्चों का, पत्नी पत्नी का पालन पोषण करता हूँ। तो मुझसे ज्यादा सुखी व्यक्ति तो नहीं है कि मुझे 2 वक्त का भोजन नसीब होता है। तब राजा के सैनिक बड़े प्रसन्न हुए और उस किसान से बोलने लगे कि आपकी कमीज हमें दे दीजिए।
हम आपकी कमीज अपने राजन को ले जाकर दिखाएंगे और उन्हें प्रसन्न कर देंगे। तब वो किसान कहने लगा कि मेरे पास तो पहनने के लिए वस्त्र ही नहीं है। तब राजा के सैनिक बड़े आश्चर्य से राजा के पास पहुंचे और उसे ये सारी घटना बताई। तब साधु ने राजा को समझाया कि राजन देखिए, धन दौलत पैसा वैभव सब कुछ नहीं होता है। आपके सुखी जीवन के लिए और भी कई सारी चीजें होती है। आपका स्वाभिमान है, आपका आत्मसम्मान है, आपके परिवार की खुशियां हैं, मित्रों का साथ है। तो इसीलिए बच्चों कहा जाता है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। आपके जेब में पड़ा हुआ पैसा आपके जीवन को जीने के लिए जरूरी नहीं होता है, इसके लिए और भी कई बातें होती है। तो कहानी से आप समझ ही चुके होंगे बच्चों कि पैसा हमारे लिए जरूरी नहीं है। जरूरत है, पर हर कार्य के लिए पैसा जरूरी नहीं है। आगे आगे इस टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों की पैसा हमारे लिए जरूरी क्यों नहीं है। इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। हम अकेले पैसे का उपयोग करके अपने लिए भौतिक चीजों को तो एकत्र कर सकते हैं, परंतु हमारे जीवन के सुखी होने का एकमात्र आधार ये पैसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड पॉइंट पर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, अवर मनी कैन नॉट बाय एज पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। हमारा पैसा हमें एक स्वच्छ पर्यावरण नहीं दिला सकता। हमें ऑक्सीजन तो मिल सकता है डॉक्टर के पास, परंतु एक स्वच्छ पर्यावरण हमारे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। इट कांट इंश्योर दैट वी गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन। आपको बीमारियों से तो पैसा बचा सकता है, परंतु जो दवाइयां आप ले रहे हो वो अनएडल्टरेटेड हो, मिलावट रहित हो, वो आपका पैसा निश्चित नहीं कर सकता। अनलेस वी कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज ऑल दिस थिंग्स। हम एक ऐसे समाज में नहीं जा सकते जहां ये सारी चीजें हमें बिना पैसों के मिल सके। Money may also not be able to protect us from infectious disease। हमें जो संक्रमित बीमारियां होती है या संक्रामक बीमारियां होती है, हमारा पैसा उनसे भी नहीं बचा सकता। इलाज जरूर कर सकता है, पर बीमारियों से हमारा पैसा नहीं बचाया जा सकता है। फॉर द एग्जाम्पल, करेंटली कोविड-19 के जो केसेस आप देख रहे हो, कितने ही धनी व्यक्ति, कितने ही अमीर व्यक्ति इसमें अपने प्राण गंवा बैठे। मीन्स आपका पैसा आपके लिए सब कुछ नहीं हो सकता अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। इसके लिए जरूरी होगा कि हमारे सारे समुदाय को पहले से ही प्रिवेंटिव स्टेप्स अर्थात उपचारात्मक उपाय करने होंगे, तभी हम अपने पैसों का कुछ सदुपयोग कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली यही इस प्रश्न का आंसर है कि पैसा हमारे लिए जरूरी नहीं है। आप पैसों से एक आरामदायक बिस्तर खरीद सकते हो, पर नींद नहीं खरीद सकते। आप पैसों से माँ बाप ला सकते हो, पर उनकी ममता नहीं ला सकते। ऐसा आपने भी कहीं पर पढ़ा होगा। चलिए आइए अब दूसरे टॉपिक को हम लोग बच्चों डिस्कस करें। अगला टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज का ही है, और बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई केरल बेटर देन अदर स्टेट्स लाइक हरियाणा एंड बिहार। हमने अभी एग्जांपल देखा था कि केरल दूसरे स्टेट से बेहतर क्यों है। हरियाणा का एग्जांपल हमने कंपेयर करते हुए केरल से देखा था कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो केरल से बिहार से ज्यादा है। तो अगर हम लोग पैसों के आधार पे कंपेयर करें, मनी के आधार पर कंपेयर करें, वेल्थ के आधार पे, तो हरियाणा इज बेटर देन केरल। बट और भी चीजें हैं जो केरल को दूसरी चीजों से अलग करती है या हरियाणा और बिहार से अलग करती है। वो है बच्चों उसका एजुकेशन सिस्टम। केरल हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ। केरल आगे है क्यों? क्योंकि उसने अपने यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी आपकी बेसिक नीड होती है उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। उसका IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैंने जो आपको बताया था कि 1000 जन्म लेने वाले बच्चों है, उसमें मरने वाले बच्चों की जो संख्या है, रेट है, दर, उसे हम लोग IMR कहते हैं। तो हमने देखा था कि केरल में 1000 बच्चों में केवल 10 बच्चों की ही मृत्यु होती है, जबकि हरियाणा और बिहार में उनसे कई ज्यादा डेथ रेट आपने पर 1000 बच्चों में देखा था। एजुकेशनल फैसिलिटीज केरल में आपने देखा होगा कि वहां की सबसे ज्यादा जो है अपने जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है, अर्थात वहां का लिटरेसी रेट भी क्या है, दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। तो इस कारण केरल जो है
पर कैपिटा इनकम में तो पीछे है, परंतु दूसरे जो इंडिकेटर्स उसमें बहुत आगे है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल, केरल में जो है भूखे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसको भी बड़ी अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया है ताकि सभी को भोजन प्राप्त हो सके। हेल्थ न्यूट्रिशनल स्टेटस इज सर्टेनली टू बी बेटर देन अदर, वहां के लोगों का स्वास्थ्य स्तर, वहां के लोगों का पोषण स्तर जो है वो अन्य राज्यों की अर्थात हरियाणा और बिहार के लोगों की तुलना है। तो बच्चों इस तरह हमने अभी हरियाणा और केरल का जो है क्लब ने कंपैरिजन देखा। आइए अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की ओर, अर्थात मानव विकास रिपोर्ट, HDR भी से कहा जाता है। क्या है ये और क्यों हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है डेवलपमेंट का, ये भी देखते हैं। फर्स्ट फैक्ट है बच्चों आप लोगों के लिए, पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे जारी करता है। उसके बाद अगला जो फैक्ट है बच्चों आपके लिए, कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल, ये जो है अन्य देशों की जो तुलना है वो किस आधार पे करता है, उस राज्य के लोगों के, अपने देश के लोगों के एजुकेशनल लेवल के आधार पर ये करता है। देयर हेल्थ स्टेटस, वहां के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, पर कैपिटा इनकम, इसके 3 इंडिकेटर्स बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। 3 इंडिकेटर कौन कौन से हैं, तो पहला है एजुकेशनल लेवल, शैक्षणिक स्तर वहां के लोगों का, हेल्थ स्टेटस स्वास्थ्य स्तर वहां के लोगों का, और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। तो ये 3 स्टेटस आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है बच्चों, लेट्स कंपेयर सर्टेन रिलेवेंट डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। 2019 की जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग हम लोग, कुछ कंट्री है हमारे पड़ोसी देश है, फॉर द एग्जाम्पल श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश, इनके साथ इंडिया की हम लोग तुलना करेंगे। फर्स्ट वन थिंग, श्रीलंका इंडिया की तुलना में एक बहुत छोटा देश है, फिर भी बच्चों आप देखिए श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम इंडिया से लगभग 2 गुनी है, मल्टीपल ट्वाइस नहीं, कितने गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है। दूसरी एक चीज बच्चों आप देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीवन के बाद जो हमारी जीवन जीने की आशा होती है, प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा जिसे कहा जाता है, कि एक व्यक्ति का जो औसत जीवन काल होता है, एवरेज लाइफ टाइम जो होता है, उसमें भी श्रीलंका हम लोगों से आगे है। श्रीलंका के लोग औसतम जो है 75 वर्ष तक जीते हैं और भारत के लोग वहीं 69 साल तक जीवित रहते हैं। और नेपाल जैसा एक छोटा सा देश और बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश भी इस मामले में भारत से बेहतर स्थिति में है। आगे देखिए, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, 25 वर्ष या उससे अधिक के जो व्यक्ति है वो कितने वर्ष तक के किस देश में स्कूल जा पाते हैं, तो श्रीलंका के औसत लोग जो है 25 वर्ष में से 11 वर्ष तक की शिक्षा लेते हैं, जबकि भारत में ये एवरेज अभी भी 7 वर्ष है। मतलब 25 वर्ष की आयु के अभी भी 7% लोग ही भारत में जो है वो स्कूल पूरा कर पाते हैं, 7 वर्ष की उम्र तक के। यहाँ पे भी हम किससे पीछे हैं, श्रीलंका से पीछे हैं। देन ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक जो है, जो कि 189 कंट्रीज के अमाउंट क्या करता है, HDR UNDP जारी करता है, उसमें भी श्रीलंका 76 नंबर पर है बच्चों, छोटा सा देश, और भारत जैसा बड़ा देश 138 नंबर पर है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि वेल्थ जो है, आपका वेल्दी होना जरूरी नहीं है, आपके अदर इंडिकेटर्स आप देखिए, श्रीलंका जैसे छोटे से देश से हमें पीछे छोड़ते हैं। श्रीलंका HDR रिपोर्ट में, HDI रिपोर्ट में 76 नंबर पर आता है, जबकि भारत 138 कंट्री के रूप में हमारा स्थान अचीव कर पाता है अमाउंट 189 कंट्रीज। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों, पैसा हमारे लिए जरूरी नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए थे, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी at birth denotes as the name suggests average expected length of life of a person at the time of birth, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर के उस व्यक्ति का औसत जीवन काल, जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर जीवन प्रत्याशा के रूप में जाना जाता है।
आइए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक चीज और देखते हैं बच्चों। एकमात्र विश्व का ऐसा देश है भूटान, जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए एक और चीज प्रस्तुत की, और वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अर्थात भूटान का ये मानना है कि अगर आप खुश नहीं हैं तो आपने विकास नहीं किया। आपने पैसा बहुत कमाया, आपने शोहरत बहुत कमाई, आपने मान सम्मान बहुत कमाया, पर अगर खुशियां नहीं कमाई तो आपने विकास नहीं किया। तो एकमात्र ऐसा देश वर्ल्ड में भूटान, जो अपने देश में डेवलपमेंट के लिए एक इंडिकेटर यूज करता है जिसका नाम है हैप्पीनेस इंडेक्स, कि अपने देश के लोग कितने ज्यादा खुश है। आइए लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम टॉपिक है बच्चों, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की सतत पोषणीयता। हमने इसके पहले जो ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा था उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टॉपिक था कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। ऐसा विकास जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या करे, उस डेवलपमेंट को सस्टेन करके रख सके, बनाए रख सके, ऐसा विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इसके लिए एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है बच्चों आप लोगों के लिए, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम अवर फोरफादर्स। अपने जो पूर्वज है, ये जो वर्ल्ड हमें मिला है, ये जो पृथ्वी, ये जो एनवायरमेंट हमें मिला है, ये जो रिसोर्सेस हमें मिले हैं, ये हमने अपने पूर्वजों से इनहेरिटेट नहीं किया, ये हमें उत्तराधिकार के रूप में या विरासत के रूप में नहीं मिला है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन, ये हमारे बच्चों का हमारे पर कर्ज है। अर्थात आने वाली पीढ़ी ने हमें एक उधार के रूप में ये सब चीजें दी हुई है। और उधार कैसे चुकाया जाता है तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जो भी आपने बोरो किया है उसे विथ इंटरेस्ट चुकाना होता है। मतलब आज जितना अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, इससे अच्छा एनवायरनमेंट हम आगे की जनरेशन को भी देंगे, तब जाकर के ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का कंसेप्ट हम फुलफिल कर पाएंगे। अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप and levels of development are not sustainable since the second half of the 20th century। 20वीं शताब्दी में जो हमने विकास किया है, तो वैज्ञानिक लोग चेतावनी देते हैं बच्चों की ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कई सारे डिग्रेडेशन हो रहे हैं, एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट हार्मफुल होते जा रहा है हमारे लिए। तो ये एनवायरमेंट, ये जो डेवलपमेंट का तरीका है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। हमने देखा बच्चों की जो पानी होता है ग्राउंड वाटर, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। हर साल बारिश होती है, वाटर साइकिल आप लोग साइंस में सभी पढ़े हो। फिर से बारिश के रूप में पानी हमारे पास आता है, परंतु गर्मियों में आप फिर वही अखबारों में बड़ी बड़ी न्यूज हेडलाइंस देखते होंगे कि इस जगह पर पानी की कमी हो गई, लोगों में पानी के कारण झगड़े हो रहे हैं। तो कहीं देखते हो कि टैंकर भर पानी के लिए किसी ने किसी की हत्या कर दी। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है ग्राउंड वाटर, बट ये हमारे पास उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जब इसकी जरूरत होती है। These resources are replenished by nature as in the case of crop and plant। पेड़ पौधों के समान ये भी रिप्लेनिश हो जाता है, परंतु इसको ओवर यूटिलाइज करने के कारण बच्चों ये रिसोर्सेस हमारे हाथ से खत्म होते जा रहे हैं। उसी तरह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, विल गेट एग्जॉस्टेड फॉर ईयर्स ऑफ यूज। इसको उपयोग करने के बाद कुछ सालों में ये हमारे हाथों से चले जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। We have a fixed stock on earth which cannot be replenished। इन सब का हमारे पास जो भंडारण है बिल्कुल एक निश्चित सीमा में है, और कुछ समय पश्चात जब इनका हम उपयोग कर लेंगे तो हम इनको रिप्लेनिश भी नहीं कर सकते। Consequence of environmental degradation do not respect national or state boundaries। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की कोई नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं होती है बच्चों। आप देखिए अमेरिका ने जो विकास किया उसके प्रभाव मैक्सिको के एनवायरमेंट पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रभाव क्या, ये तो आपके जो है इफेक्ट दुष्प्रभाव में बदल गए हैं। चीन जितना विकास कर रहा है उसके दुष्प्रभाव भारत के एनवायरमेंट पे भी दिख रहे हैं, उसके पड़ोसी राज्यों पर भी दिख रहे हैं। दिस इश्यू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। पर्यावरण का विनाश या डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट किसी बाउंड्री या किसी स्पेसिफिक नेशन तक के सीमित नहीं है। अवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। हम सबका भविष्य जो है बच्चों आपस में जुड़ा हुआ है।
चाहे वो भारत, पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे पड़ोसी राष्ट्र हो या दूर दराज स्थित अमेरिका जैसा राज्य हो, सबका विकास एक दूसरे पर निर्भर है, सबका जीवन, सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक दूसरे पर निर्भर है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज, और ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी ज्ञान का एक नए क्षेत्र के रूप में सामने आएगा। साइंटिस्ट है तो वैज्ञानिकों को नए नए तरीके खोजने होंगे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए। इकोनॉमिक्स को नई थ्योरीज, नई कंसेप्ट लाने होंगे। फिलोसोफर को नया नजरिया बच्चों के लिए रखना होगा ताकि आने वाले समय में सभी लोग मिलकर के काम कर सके। एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर, और कई समाज विज्ञानी भी मिलजुल कर इस काम के लिए साथ में कदम बढ़ा रहे हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग भी एक प्रण करें कि बहता हुआ नल है तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसे बंद कर दें। इलेक्ट्रिसिटी अगर व्यर्थ हो रही है तो उसे भी हम बंद कर दें। तो इस तरह आपके छोटे छोटे प्रयास आप लोगों के लिए और इस संसार के लिए जरूरी होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होंगे। आपका बहुत सारा। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, और आपको बच्चों कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया। कहीं डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। अगला जो चैप्टर होगा बच्चों वो होगा हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो यू विल बी कंटिन्यू विथ अस। थैंक्स अ लॉट।